नमस्कार, खबरें भी तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मुमताज खान और मैं हाजिर इस वक्त अपना बेहद खास कार्यक्रम खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ्स, हमारे सभी सीनियर साथी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चौथे दिन की बैठक है आज। हरियाणा विधानसभा चुनाव के हवाले से बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आज चौथे दिन की बैठक है हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की। दोपहर बाद स्क्रीनिंग कमेटी की यह बैठक होगी और इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहेंगे। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं, दीपक बाबरिया। तो बड़ा अपडेट है, आज चौथे दिन का मंथन हो जाएगा कांग्रेस का, स्क्रीनिंग कमेटी का। उसके बाद जल्दी एक दो दिन के अंदर कांग्रेस के उम्मीदवारों की फेहरिस्त सामने आ सकती है। आज की इस बैठक में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया, स्क्रीनिंग कमेटी के सभी सदस्य, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सभी लोग मौजूद रहने वाले। अब तक सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा हो चुकी है। आखिरकार फाइनल मोहर लगने की तैयारी है अब कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों पर भी। और मेरे साथ इस खबर पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हैं। अनिल, आज चौथे दिन की बैठक है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की हरियाणा की। उम्मीदवारों के नामों पर जाहिर सी बात है पिछले 3 दिनों में बड़ी गहराई से चर्चा हुई होगी। क्या आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का आखिरी दिन है अनिल? आज की इस बैठक में किस तरह के नतीजे निकल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हरियाणा में विधानसभा चुनाव की टिकटों को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज चौथे दिन की बैठक है। और उस स्क्रीनिंग कमेटी की जो ये बैठक है एक तरीके से अंतिम बैठक कह सकते हैं, क्योंकि मुमताज जो 3 दिन की बैठक थी, उन 3 दिन की बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी ने सभी 90 की 90 सीटों पर चर्चा कर ली। और जो आज बैठक होनी, आज की जो बैठक है स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अजय माकन, उनकी अध्यक्षता में होगी। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य बैठक में मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आज की इस बैठक में कहीं ना कहीं जो चर्चा अभी तक स्क्रीनिंग कमेटी ने इन 3 दिनों में की है, 90 की 90 सीटों पर जो चर्चा की है, उस चर्चा को जो फाइनल जो एक रूप देना होता है वो आज फाइनल रूप दिया जाएगा। 90 की 90 सीटों को लेकर आज स्क्रीनिंग कमेटी अपने पैनल तैयार की जाएगी। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 30 से 35 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से सिंगल नाम का पैनल तय किया जाएगा, क्योंकि जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जो 3 दिन की बैठक हुई है, उसमें अभी तक जो भी निकल कर सामने आया, उसमें निकल कर मुख्य तौर पर यह भी सामने आया कि जो 30 से 35 सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस एक नाम का पैनल बनाएगी। जो बाकी की 55-60 सीटें बच जाती हैं, उन सीटों पर जो पैनल है 2 से लेकर 4 या 5 तक का वो नाम, 4 या 5 नाम तक का वो पैनल हो सकता है। क्योंकि इन दिनों कांग्रेस में टिकटों को लेकर काफ़ी मारामारी चल रही है। कांग्रेस में जो टिकट के आवेदन आए थे वो 2500 से ज़्यादा आवेदन आए थे। फिर उन आवेदनों की छंटनी की गई। जो छंटनी की गई उस पर फिर जो स्क्रीनिंग कमेटी ने लगातार 3 दिन तक चर्चा की और वो चर्चा कल कंप्लीट हो गई है। और आज जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक होगी दोपहर को, इस बैठक में 90 की 90 सीटों को लेकर पैनल बनाए जाएंगे। 30 से 35 सीटें ऐसी है जहां पर एक एक नाम का पैनल होगा, और जिन सीटों पर एक एक नाम का पैनल होगा तो मानकर चलिए कि वो सीटें लगभग कन्फर्म है। बाकी की जो 50 से 55 सीटें बच जाती है उन पर 2 से लेकर 3, 4, 5 इस तरीके के पैनल तैयार किए जाएंगे। विधायकों को लेकर अभी तक ये फैसला लिया गया है, क्योंकि 2014 या 2019 विधानसभा चुनाव की बात करें, कांग्रेस की तरफ से विधायकों को लेकर सीटिंग कैटिंग का फॉर्मूला रखा गया था, यानी विधायकों को टिकट दी गई थी। इस बार सभी विधायकों को टिकट न मिले, कुछ विधायकों की टिकट पर खतरा है, क्योंकि जो कांग्रेस की तरफ से सर्वे करवाए गए थे या लोकसभा चुनाव का परिणाम था, इन 2 आधार पर जो पार्टी को लग रहा है कि कुछ विधायकों की जो विधानसभा सीट है वो खतरे में है। उन विधायकों की टिकट वहाँ पर काटी जा सकती है। और कांग्रेस की तरफ से जो प्रभारी साफ कह चुके कि जो पार्टी के पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता है और जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, उन्हीं पर कहीं ना कहीं पार्टी दाव खेलेगी। जो नए चेहरे हैं जो पार्टी में आ रहे हैं, चाहे हम देवेंद्र बबली की बात करें, कल परसों ने प्रभारी से मुलाकात की थी, उनको भी प्रभारी ने टिकट के लिए ना कर दिया। यानी जो नए लोग अगर पार्टी में आना चाहते हैं, पार्टी में आए हैं, उनको किसी तरीके से टिकट की गारंटी नहीं दी जा रही। टिकट जो पार्टी के पुराने नेता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उस पर कहीं ना कहीं पार्टी फोकस करेगी। राहुल गांधी कह चुके हैं कि युवाओं पर, महिलाओं पर फोकस करना है। कितने युवा चेहरों को टिकट दी जाती है, कितनी महिलाओं को टिकट दी जाती है, वो देखने वाली बात है। जी, आपने ठीक कहा। अब अगले 1 से 2 दिन में अनिल यानी कि उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ सकती है। और क्या लगता है आपको, जितना वक्त अभी चुनाव में बाकी है, क्या
टुकड़ों में कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट भी सामने आएगी, या फिर आपको लगता है एक ही बारी में सभी 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के ऐलान कर देगी? देखिए मुमताज, जो आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आखिरी बैठक है, चौथी बैठक है, इस बैठक में 90 सीटों को लेकर पैनल तैयार कर लिए जाएंगे। ये 90 के 90 नामों को जो पैनल तैयार करके जो कांग्रेस की चुनाव समिति है उसके पास वो नाम भेजे जाएंगे। 2 तारीख के आसपास संभावना है कि कांग्रेस की हरियाणा को लेकर चुनाव समिति की बैठक होनी है। जो कांग्रेस की सीईसी की बैठक होगी उसमें कहीं ना कहीं टिकटों पर मंथन किया जाएगा। संभावना है कांग्रेस 2 टुकड़ों में जो है 2 से 3 लिस्टों में जो है जो हरियाणा के सभी उम्मीदवारों की लिस्ट आउट करे, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि कांग्रेस में टिकटों को लेकर मारामारी है। जहां पर कांग्रेस में टिकटों को लेकर ज़्यादा मारामारी नहीं है, जहां पर 1 नाम है या 2 नाम है, उन सीटों को लेकर कांग्रेस जल्दी घोषणा कर देगी। जिन सीटों पर संभावना है कि वहां पर बगावत हो सकती है, कांग्रेस के बागी नेता खड़े हो सकते हैं, उनको लेकर कांग्रेस की रणनीति है कि उन टिकटों को लेकर लास्ट में अनाउंसमेंट की जाए, ताकि जो कांग्रेस के बागी नेता है अगर लास्ट में टिकटों की घोषणा की जाती है तो उनके पास किसी दूसरे दल में जाने का ज़्यादा समय न बचे। इसी को लेकर कांग्रेस रणनीति बना रही है। उसी रणनीति के तहत कांग्रेस टिकटों की घोषणा करेगी और जो हरियाणा कांग्रेस की टिकटों को लेकर जो पल पल का जो फीडबैक है वो राहुल गांधी अपने पास रखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का हरियाणा पर पूरा फोकस है। राहुल गांधी का मानना है कि जो 2 बार से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तीसरी बार बीजेपी सरकार नहीं आ सकती। हरियाणा में कांग्रेस के पास सत्ता में वापसी का एक बड़ा मौका है। तो ऐसे में कांग्रेस इस मौके को नहीं गंवाना चाहेगी। कांग्रेस चाहेगी कि इस मौके को भुनाया जाए, किसी भी सूरत में हरियाणा में सत्ता में वापसी की जाए। इसी को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो टिकट आवंटन है बड़ा सोच समझ कर किया जाएगा। जी अनिल, आपसे गुजारिश है कि आप बने रहिए हमारे साथ, अगली अहम खबर पर भी रुक करेंगे। अनिल, हम आपका बता दें अपने दर्शकों को कि दक्षिण हरियाणा के कई बीजेपी विधायकों के टिकट पर खतरा है। पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जरावता को टिकट मिलना मुश्किल है, वहीं गुरुग्राम से मौजूदा विधायक सुधीर सिंगला की भी टिकट कट सकती है। कोसली से बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव के टिकट पर भी तलवार लटकी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से विधायक लक्ष्मण यादव ने मुलाकात की थी। कोसली की बजाय रेवाड़ी से सीट की मांग की उन्होंने। वहीं अटेली से विधायक सीताराम यादव की भी टिकट कट सकती है। अटेली से आरती राव को टिकट मिलना लगभग तय है। विधायक लक्ष्मण यादव समेत कई विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। तो बीजेपी के कई सिटिंग विधायकों की टिकट कट सकती है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर बने हुए मेरे साथ, लगातार उन्हीं का रुख करेंगे इस खबर पर भी। अनिल, कई मौजूदा विधायकों की टेंशन बढ़ी हुई है इन दिनों, क्योंकि इस तरह की खबरें काफी मजबूत हैं कि बीजेपी इस बार अपने सिटिंग विधायकों की टिकट काट सकती है। इनमें कई जगह के विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं सूत्रों के हवाले से। कितनी पुख्ता माने इस जानकारी को अनिल, और कौन कौन सी सीटों पर यह फेरबदल हो सकता है? कहने का मतलब यह है कि कौन कौन से मौजूदा विधायक इन दिनों टिकट को लेकर टेंशन में? देखिए मुमताज, इसमें कोई 2 राय नहीं है। बीजेपी में इस बार कई विधायकों की टिकट कटने जा रही है। 3 से 4 मंत्रियों की टिकट को भी खतरा है। सबसे पहले हम दक्षिणी हरियाणा की बात करेंगे, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा में बीजेपी तकरीबन कई विधायकों की टिकट काटेगी। गुरुग्राम से जो मौजूदा विधायक है सुधीर सिंगला, उनकी टिकट कटना बिल्कुल तय हो चुका है। इसके अलावा सोना से विधायक है और जो मंत्री भी है संजय सिंह, उनकी टिकट पर भी पूरा खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जरावता है, उनकी टिकट भी लगभग कट रही है, ऐसी चर्चाएं चल रही है। वहीं अगर कोसली से विधायक करें तो कोसली से विधायक की बात करें लक्ष्मण यादव की, उनकी टिकट पर भी खतरा है, उनकी टिकट कट सकती है। हालांकि कोसली से विधायक लक्ष्मण यादव इन दिनों दिल्ली में डेरा डाले हुए लगातार उनकी तरफ से कल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष से वो मुलाकात कर चुके हैं। उनकी तरफ से ये बात भी मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री के सामने रखी गई कि अगर उनकी टिकट कोसली से कट रही है तो उनको रेवाड़ी शिफ्ट कर दिया जाए, रेवाड़ी से उनको टिकट दी जाए। हालांकि राविंदरजीत से भी वो मिले थे, लेकिन मुख्य तौर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिलकर उनकी तरफ से यही बात रखी गई है लक्ष्मण यादव की तरफ से, अगर उनको कोसली से टिकट काटी जा रही है उनकी, तो उनको रेवाड़ी से टिकट दी जा सकती है, क्योंकि रेवाड़ी सीट भी राविंदरजीत के कोटे की है। तो उस नाते वो टिकट की डिमांड वहाँ पर कर रहे हैं। बावल से विधायक और मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल, उनकी टिकट पर भी इन दिनों काफ़ी खतरा बताया जा रहा है। इसके अलावा अटेली सीट, हम 1 हफ्ते पहले में एक खबर ब्रेक कर चुके थे कि अटेली सीट से इस बार आरती राव चुनाव लड़ेगी। अटेली से मौजूदा विधायक की टिकट कटने जा रही है। दक्षिणी
वहीं हरियाणा का तो ये हमने बता दिया। अगर पूरे हरियाणा की अगर बात करें, खुद हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष और राई से विधायक मोहनलाल बड़ोली वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी तरफ से घोषणा की जा चुकी है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि वो लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कल देर शाम साफ कर चुके हैं कि वो करनाल से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है। हिसार से विधायक और मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, उनकी टिकट कटना लगभग तय थी, लेकिन जो हमें दावा किया गया है, संघ उनकी सीट को लेकर, उनकी टिकट को लेकर अड़ चुका है। संघ की तरफ से उनकी टिकट की पैरवी की जा रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या कमल गुप्ता अपनी सीट बचा पाते हैं, उनको टिकट मिल पाती है। इसके अलावा और भी कई चेहरे ऐसे हैं जिनकी टिकट पर खतरा है। अगर कंफर्म टिकटों की अगर बात करें, जेपी दलाल जो वित्त मंत्री है लोहारू से चुनाव लड़ेंगे, महिपाल राणा पानीपत ग्रामीण से चुनाव लड़ेंगे, उनकी टिकट लगभग तय है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का दावा पंचकुला पर काफ़ी ज़्यादा है। कल उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की थी। अब देखना ये होगा कि स्पीकर साहब की जो टिकट है वो बच पाती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं टिकटों को लेकर जो लड़ाई है बीजेपी में काफी तेज हो रखी है। जाहिर सी बात है अनिल, अब इसको लेकर टेंशन भी बढ़ना लाजमी है मौजूदा विधायकों में। क्या अनिल ऐसा भी कर सकती है बीजेपी की सीट बदल दे कुछ उम्मीदवारों की? ये ऐसा ना हो कि सिर्फ टिकट ही काट दे, बल्कि कुछ उम्मीदवारों की विधानसभा सीटें ही बदल दी जाएं मौजूदा विधायकों की। देखिए जो सीट बदलने की आपने बात की, देखिए जो सीट बदलने की आपने बात की, क्योंकि बीजेपी में जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई थी, उससे पहले कोर ग्रुप की बैठक भी हुई थी, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया था कि कुछ विधायकों या मंत्रियों की सीटें बदली जाए। असीम गोयल जो अंबाला से विधायक थे, उनका नाम पंचकुला में लिया गया था कि उनको पंचकुला शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक मोहर नहीं लग पाई। इसके अलावा और भी कई बड़े नेता हैं जिनकी अपनी जो मौजूदा हल्के, उन हल्कों से दूसरे हल्कों में चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा हुई थी। कैप्टन अभिमन्यु जो नारनौल से चुनाव लड़ते रहे हैं, उनको लेकर चर्चा हुई थी कि उनको बरवाला से चुनाव लड़वाया जा सकता है। इसी तरीके से जैसा इसी कड़ी में जैसा हम लक्ष्मण यादव की बात कर रहे थे, कोसली से विधायक है, उनकी कोसली से टिकट कटती तय लग रही है। इसी बीच उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और मुख्यमंत्री से मुलाकात की। वो भी चाहते कि कोसली के बजाय उनको रेवाड़ी शिफ्ट कर दिया जाए। तो इस तरीके से कई विधायक ऐसे हैं। अगर हम बात करें नलवा सीट की बात करें, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा है जो नलवा से विधायक है, उनके नाम को लेकर भी चर्चा की गई थी कि उनको बरवाला सीट में शिफ्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से बीजेपी तमाम पहलुओं पर विचार कर रही है। जो तमाम नेता है वो भी कहना कि तमाम पहलुओं पर विचार कर रहे हैं कि अगर उनकी सीट उतनी सेफ नहीं है तो साथ लगते हल्के से वो चुनाव लड़ लें। जी अनिल, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम खबरों की तह तक पहुंचने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब रुख हम हिमाचल प्रदेश का करेंगे। हिमाचल प्रदेश में इस बार भी मानसून ने भारी तबाही मचाई है। 27 जून को मानसून की शुरुआत से अब तक राज्य में कुल 150 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश के कारण हुई तबाही से 1265 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मानसून की वजह से भारी बारिश के कारण 40 सड़कें, मंडी में 12, कांगड़ा में 10, कुल्लू में 9, शिमला में 5 और ऊना, सिरमौर, चंबा और लाहौल और स्पीति में एक सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। इस वजह से इन्हें यातायात के लिए बंद करना पड़ा है। वहीं 5 बिजली और 19 जल आपूर्ति उपक्रम भी बंद हैं। मौसम विभाग शिमला ने शनिवार तक मंडी, शिमला और सिरमौर के कुछ हिस्सों में बाढ़ की चेतावनी दी और 2 सितंबर को भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वैसे ओवरऑल बात करें तो अब तक 23% कम बारिश हुई है, यानी कि 467.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि औसत बारिश 608.7 मिलीमीटर है। तो हिमाचल में मानसून से तबाही के आंकड़े आपको दे रहे हैं। मंडी में 12, कांगड़ा में 10 और कुल्लू में अब तक 9 सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं भारी बारिश की वजह से। शिमला में 5 सड़कों को नुकसान हुआ है। ऊना, सिरमौर, चंबा, लाहौल स्पीति में एक सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। 5 बिजली और 19 जल आपूर्ति उपक्रम भी बंद हुए हैं। जून महीने से लेकर अब तक 150 लोगों की मौत हुई है। और मेरे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं इस खबर पर। प्रदीप, मानसून की वजह से हर साल हिमाचल में काफी नुकसान होता है, जानी माली दोनों तरह का नुकसान होता है। इस बार भी बड़े नुकसान की खबरें हैं। कई जगह पर सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, कई प्लांट्स बंद पड़े हैं। तफसील से बताइए प्रदीप, कितना नुकसान इस बार अभी तक की बरसात में हिमाचल को हो चुका है? बिल्कुल, देखिए 27 जून से इस बार मानसून की शुरुआत हुई है, लेकिन इस बार देखने को ये मिला है कि बारिश बेशक कम हुई है, लेकिन नुकसान इसके बावजूद भी ज्यादा हुआ है।
और अब तक का जो आंकड़ा है राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के पास, उसमें 1265 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। यानी 27 जून से लेकर 30 अगस्त तक का ये पूरा आंकड़ा है। इसमें चाहे वो राजस्व का नुकसान हम लें या फिर जानी नुकसान भी हुआ है, और जो सड़कें ध्वस्त हुई हैं, कई जगह पुल ध्वस्त हुए हैं, कई बिजली के ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए, पानी की योजनाएं प्रभावित हुई, और कई लोगों के घर ढह गए, कई लोगों के घर बह गए। ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। बेशक 2-3 बड़ी घटनाएं यहाँ पर हिमाचल में आपदा की हुई है। इसमें बादल फटने की घटनाएं हुई, चाहे वो शिमला के सुबेज क्षेत्र की बात करें या मंडी के रामबन के क्षेत्र की बात करें, कुल्लू में, मलाना में भी बादल फटने की घटनाएं हुई। इसके साथ साथ जो आनी निर्मंड का क्षेत्र है, वहां पर भी बाजीपुर का क्षेत्र है, वहां पर भी बादल जानी भी और माली भी नुकसान हुआ है। और इसके साथ साथ प्रदेश के जो बाकी हिस्से हैं, चाहे जिला के बाकी इलाकों की बात करें, वहां पर सड़कें हुई, और सिरमौर के क्षेत्र की बात करें, किन्नौर में लगातार लैंडस्लाइड बहुत सारा है, और इसी तरह की लैंडस्लाइड की घटनाएं और जगह भी हुई हैं। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, 150 के करीब मौतें हुई हैं इस दौरान। ये एक तो ये मौतें जो बादल फटने की वजह से बाढ़ आई है, उसमें बहने की वजह से हुई है। कुछ सड़क दुर्घटनाएं भी इसमें हैं, कुछ पेड़ों पे गिरने की भी, या फिर घाटियों में लोग घास काटने गए हैं तो वहां पर गिरने की घटनाएं हुई हैं। तो कुल मिलाकर ये मानसून सीजन में ये सारी मौतें हुई हैं। और अभी तक जो मौसम विभाग का कहना है, इसमें 23% कम बारिश हुई है। जो अमूमन औसत बारिश जो हिमाचल में होती है, उससे 23% कम बारिश हुई है। अगस्त में रिकॉर्ड से ज्यादा बारिश हुई है। और इसके साथ साथ जो आने वाले दिन है, उसमें भी अभी बारिश होने की संभावना है। 2 से 3 सितंबर के बीच में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और आज के लिए जो कुछ एक क्षेत्र हैं, शिमला की बात करें या मंडी और सिरमौर में, कुछ स्थानों पर बाढ़ का खतरा बेशक है, लेकिन अगर बारिश वहां पर होती है। लेकिन अभी अगर शिमला की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ है, नीला आसमान है, अच्छी धूप यहाँ पर खिली हुई है। लेकिन रोजाना हम देख रहे हैं कि दोपहर बाद यहाँ पर भी हल्की बारिश रोजाना हो रही है। तो कहीं ना कहीं मौसम इस तरह का यहाँ पर बना हुआ है। इतना दूर है कि इस बार भी आपदा से नुकसान हुआ है। जख्म जो है, जो पिछले साल के जख्म थे, वो फिर से हरे हुए हैं, और जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। और हमने देखा कि इस बार मानसून सत्र के दौरान भी ये मुद्दा काफी गरमाया। हिमाचल में आपदा से जो नुकसान हुआ है, अभी भी उसके ऊपर चर्चा जो हाउस में वो चली हुई है। यानी आज तो छुट्टी है, लेकिन उस चर्चा को सोमवार के लिए आगे जो है उसमें पोस्टपोन किया गया है। लेकिन पिछले जब से सत्र शुरू हुआ है, तब से आपदा को लेकर नियमित तरतीब के तहत चर्चा की जा रही है कि हमें क्या करना चाहिए। ये नुकसान हो रहा है, इसमें लोगों को मुआवजा किस तरह से देना है, लेकिन भविष्य में नुकसान ना हो उसके लिए क्या वैज्ञानिक तरीके से हम सोच सकते हैं, इसके लिए क्या स्टडीज की जा सकती हैं। इसको लेकर सदन में भी जो मानसून सत्र चला है, उसमें भी इसको लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए, बेहद शुक्रिया। और रुख अब उत्तराखंड का करेंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ में गौचर हवाई पट्टी पर लाया जा रहा हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया। केदारनाथ में मरम्मत के काम के लिए हेलीकॉप्टर लाया जा रहा था। MI-17 विमान से हेलीकॉप्टर लाया जा रहा था और 24 मई को हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई थी। मरम्मत के लिए हेलीकॉप्टर को एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन यह हादसे का शिकार हो गया। गौचर हवाई पट्टी पर लाया जा रहा हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। केदारनाथ में मरम्मत के काम के लिए लाया जा रहा था हेलीकॉप्टर, लेकिन ये हादसे का शिकार हो गया। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। MI-17 विमान के जरिए इसको लाया जा रहा था, इस हेलीकॉप्टर को, लेकिन ये दुर्घटना का शिकार हो गया। तकनीकी खामी हो गई थी इसमें कुछ 24 मई को, और इसी को ठीक करने के लिए इसको लाया जा रहा था। और मेरे साथ उत्तराखंड से मेरे सहयोगी नासिर हुसैन जुड़ गए। नासिर, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, हालांकि इसे इसकी खराबी दूर करने के लिए एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा था। क्या हुआ है पूरा मामला, तफसील से बताइए, कहां पे यह हादसा हुआ है नासिर? 24 मई 2024 को खराबी के कारण एक हेलीकॉप्टर को लैंडिंग करानी पड़ी। तब से वहीं पर था, उसको ठीक कराने के लिए एक MI-17 के थ्रू उसको एयरलिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। तभी अचानक वजन उसका, हेलीकॉप्टर का वजन ज्यादा था, और जिसके कारण बैलेंस बिगड़ गया, और अचानक से उसके वजन के कारण हेलीकॉप्टर को दूसरे जो नजदीकी हेलीपैड वहां पर ले जाया था, उससे पहले लिंचोली के पास वो हेलीकॉप्टर गिर गया।
यानी जिस रस्सी के सहारे उनको बांधा गया था वो टूट गई और वो गिर गया। इसके बाद ये हादसे का शिकार हुआ है। ये हेलीकॉप्टर प्राइवेट कंपनी का ये हेलीकॉप्टर है और इसको 24 मई से खराब पड़ा हुआ था। इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी 24 मई को इसकी, क्योंकि इसमें तकनीकी खराबी आ गई थी, तो इसको ठीक करने के लिए ले जाया जाता उसे वक्त ये हादसा हुआ है। फिलहाल कभी कोई जान माल को हानि नहीं हुई है, लेकिन जो हेलीकॉप्टर गिरा है वही उसी में थोड़ी खराबी आई है, टूट जरूर हुई है। हालांकि अभी रेस्क्यू जारी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कितना नुकसान हुआ है और अब इसको कैसे दोबारा रेस्क्यू किया जाएगा, इसको लेकर के तैयारी की जा रही है। फिलहाल जो हादसा हुआ है इसको लेकर के जो SDRF की टीम है वो लगातार यहाँ पर तकनीक क्या क्या कारण है इस पर जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कितना नुकसान हुआ। जी नासिर, आप बने रहे हमारे साथ, अगली हम खबर पर भी आपका रुख करेंगे। मानसून की बरसात के बाद डेंगू के मामले बढ़ सकते हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया। देहरादून में नगर निगम ने वॉलंटियर्स के साथ मिलकर डेंगू की रोकथाम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार ने बताया कि अभी तक प्रदेश में डेंगू के 12 मामले देखने को मिले हैं, जिसमें 10 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले कई सालों के मुताबिक इस बार अभी तक डेंगू के मामले काफी कम आए हैं। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जन जागरूकता के जो अभियान चलाए गए हैं, इसका असर इस बार देखने को मिला है। हालांकि बरसात के बाद और सतर्कता बरतने की जरूरत है। इससे विभाग पहले से ही अलर्ट है, आम जन को जागरूक बनाए रखने की जरूरत है। तो नासिर, डेंगू की रोकथाम के लिए तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि इस बार पिछली दफा से ज्यादा जागरूकता है, ऐसा बताया जा रहा है। स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट है पूरी तरह से। जान सकते हैं नासिर, क्या तैयारियां की गई हैं? बरसात के बाद डेंगू की बीमारी तेजी के साथ फैलती है, लेकिन इस बार जिस तरीके से अभी तक, हालांकि बरसात अब खत्म होने की कगार पर है, लेकिन अब तक जो डेंगू के मामले हैं वो बड़ी संख्या में नहीं आए हैं। 12 मामले राजधानी देहरादून में देखने को मिले थे, जिसमें से 10 मरीज ठीक हो चुके हैं। फिर भी क्योंकि बरसात के बाद भी डेंगू तेजी के साथ फैलता है, तो ऐसे में जो नगर निगम के वॉलंटियर्स हैं उनके साथ मिलकर जन जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है स्वास्थ्य विभाग। और साथ ही साथ डेंगू ना फैले, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है ताकि लोग अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दे और साथ साथ साफ सफाई की व्यवस्था रखें, क्योंकि साफ पानी में डेंगू फैलता है और ऐसे में पानी इकट्ठा होगा तो जाहिर तौर पर डेंगू के मरीज, डेंगू के जो मच्छर है वो पनपेंगे और उससे डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ेगी। तो इसलिए वॉलंटियर्स की मदद से, नगर निगम के वॉलंटियर्स की मदद से अब जन जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी स्वास्थ्य महकमा कर रहा है। और साथ ही साथ ये भी लोगों से कहा गया है कि अगर कहीं भी डेंगू का मरीज मिलता है आसपास आपके, तो उसको तुरंत अस्पताल लाया जाए, समय पर उसका इलाज कराया जाए, ताकि अगर समय पर इलाज होने से वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। नहीं तो डेंगू एक ऐसी बीमारी है कि जब वो फैलती है तो एक बड़ी संख्या में लोगों को चपेट में ले लेती है। तो ऐसे में डेंगू की बीमारी ना फैले, इसको लेकर के जन जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी स्वास्थ्य महकमे ने शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया नासिर आपका इस अपडेट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें भी तक के साथ। नमस्कार।